बहुत बहुत खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, आपको पूरा नाम क्या हुआ? जी शुक्रिया। डॉक्टर मोनिश अहमद। डॉक्टर साहब, इस प्रोफेशन में कब से हैं आप? मैं 10-12 साल से हूँ। 10-12 साल से हैं। प्रोफेशन में आने का मकसद क्या था कि डॉक्टरी लाइन ही चुननी है? जनता की सेवा करना। जैसे कि? जैसे कि गरीब लोगों को मैंने देखा था जब मैं बहुत छोटा था, तो जाता था बड़े बड़े हॉस्पिटलों, तो लाइन में लगना पड़ता था हॉस्पिटलों में। अब हमारे दादाजी थे, माता जी थी, उन्होंने कहा कि बेटा आप क्या बनोगे? मैंने कहा जी डॉक्टर बनूंगा। बोले बेटा पैसा नहीं है। मैंने कहा कमा के बन लेंगे डॉक्टर, क्या हो गया। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दादी दादा का और माँ बाप की दुआओं का सहारा है कि आज आप लोगों के बीच में हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब, अक्सर करके कहा जाता है कि आपका एक कंपैरिजन जो है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हॉस्पिटलों से है, तो क्यों आप पर जो है एक आम मरीज ट्रस्ट करे, भरोसा करे, उसकी क्या ऐसी वजूहत हैं? देखिए क्या है, जो गरीब हमारे लोग जनता है हमारे इधर की, वो क्या करती है कि वो बीमार हो गए, बीमार होने के बाद में बड़े डॉक्टरों पर नहीं जा पाते। उनके घरों में इतना बेचारों को पैसा नहीं हो पाता 500-800 रुपए की फीस देने के काबिल। वो सोचते हैं कि छोटे डॉक्टर पर चल रहे हैं। अब छोटे डॉक्टर क्या है, उन्हें अच्छी थोड़ी दवाई लगा देते हैं, उन्हें थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, आराम मिल जाता है, वो अगले दिन अपना पैसा कमा के और बड़े डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, जनरल डॉक्टर हैं आप, तो आप अक्सर करके ज़्यादातर किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, या सीजनली पेशेंट्स आते हैं, या कुछ आप देख रहे हैं कि आपके इस प्रैक्टिस के दौरान डिजीजेस चेंज हुए हैं, बीमारियां बढ़ी हैं, और बढ़ी हैं तो उनकी वजूहत क्या है, और किस तरह की बीमारियां बढ़ी? देखिए बीमारी तो एक ये है कि जब हम देखते हैं पेशेंट को, तो नए से नई, नई से नई रोज बीमारी नई से नई आती है। हेपेटाइटिस बी है, सी है, वायरल फीवर है, बुखार है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कि दवाइयाँ भी कम पड़ जाती हैं और जुगाड़ करने पड़ते हैं तो उनमें। कहीं ना कहीं आपका अभी भी रिसर्च जारी रहता है? जब नई बीमारियां होती हैं तो नए रिसर्च होते हैं, नई चीजें होती हैं बहुत सारी, क्योंकि की बीमारी के लिए बड़ी बड़ी ओरिजिनल और नकली कंपनियां भी बाजार में उतर जाती हैं, कहीं ना कहीं मुनाफा कमाने के लिए। बीमारी है तो मुनाफा, ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी कहीं ना कहीं रहता है इसमें। देखिए हमारा प्रयास ये रहता है, जैसी नई नई बीमारी आती है वैसे हम अपने सीनियर डॉक्टरों से मिलकर के एक मीटिंग में बैठते हैं, और वो जो हमें सलाह देते हैं उसी के हिसाब से हम अपनी गरीब जनता के बीच में उनकी सेवा करने का काम करते हैं, अच्छी मेडिसिन लगाने का काम करते अच्छा, एक बात बहुत आम है जो आम लोगों तक पहुंचाना मैं समझता हूँ कि आज के इंटरव्यू की जिम्मेदारी भी है, कि एक पेटेंट वर्सेस जेनरिक, पेटेंट वर्सेस जेनरिक एक चीज़ है जो फील्ड के अंदर है। उस फील्ड के एतबार से क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा पेटेंट दवाइयाँ जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं वही लें, या जेनरिक के अंदर भी वो ताकत होती है बीमारियों से लड़ने की? हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए मैं चाहता हूँ कि जैनिक पे भरोसा नहीं करता। मैं जैनिक पे भरोसा नहीं करता, ना ही हम जैनिक दवाई लिखते हैं अपने उसके कलम। पीछे रीजंस क्या होते हैं? रीजन से होता है कि जैनिक दवाई एक ऐसी होती है कि उसमें क्या पता कि कितनी दवाई में कितनी अल्कोहल, कितनी मात्रा से दवाइयाँ मिलाई जाती हैं। या जो एक एक पूरा उसका सिनेरियो है, 4 या 5 चीज़ें उसमें मिलनी है, वो प्रॉपर मिकदार में है या नहीं, महंगे आइटम को शॉर्ट तो नहीं कर दिया गया? नहीं, जैनिक दवाई महंगी होगी हम्म। और ओरिजिनल दवाई मद्दी होगी, ये भी देखना। जैनिक दवाई का एमआरपी 200, 400, 500 रुपए होगी, और एथिकल दवाई की एमआरपी वही रखी होगी जो परसेंट से होगी लगी। लेकिन आम जनता उसकी पहचान कैसे करे? अब उसके आम जनता पहचान कैसे कर सकती है, वो तो डॉक्टर ही बता सकता। अब देखिए मैनकाइंड प्राइम है, कितनी दवाई निकाल दी मैनकाइंड की, और भी दवाइयाँ हैं, मैनकाइंड प्राइम बना दी, एबोर्ड प्राइम बना, एबोर्ड चला दी उन्होंने। एबोर्ड में बहुत सारी बना दी, एबोर्ड की जो एक ही दवाई एथिकल है, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो उन्होंने अपनी एथिकल भी बना रहे हैं और जेनिक भी बना रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के टेक्निकल सवाल करने का मकसद ये है कि ताकि आपके इलाके को पता चले कि आपके जो डॉक्टर हैं जिनके पास आप जा रहे हैं, क्या उनको नॉलेज है, क्या उनकी वो इस तरह की काबिलियत रखते हैं। इन तमाम काबिलियतों का हमारे खोजी चैनल जो है वो आप तक खोज कर निकाल कर पहुंचाता है, और आपकी जिम्मेदारी एक एक तक आप शेयर करें, लेकिन आगे भी आप पूरी वीडियो में बने रहे एक चीज़, और कुछ नए पर्दे भी आपके सामने आज डॉक्टर साहब के आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, तमाम गहराई से गहनता से रिसर्च करते हैं, और कहीं ना कहीं हमने भी आग्रह किया तमाम लोग जो इस तरह से आप पे भरोसा जताएं। डॉक्टर साहब, मेरा आगे एक सवाल अहम ये भी है कि आप आज के वक्त में देखते हैं कि पहले तो ये होता था कि 40, 45, 50 साल के बाद ये लीवर की, डाइजेस्टिव की, कब्ज़ की प्रॉब्लम्स आया करती थी, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में प्रॉब्लम है, नवयुवकों में प्रॉब्लम है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या जो है मसला है?
देखिए, इसमें हमने जहाँ तक भी रिसर्च किया है अपने बड़े सीनियर डॉक्टरों के पास देख कर के रिसर्च किया जो हमने, तो हमें लगता है कि जैसी हमारी उर्वरक दवाइयाँ खेती में लग रही हैं जितनी तेज, उतना ही काम बॉडी पे कर रही हैं वो, और जब बॉडी पे कर रही हैं तो उतना ही बीमारियां आगे पनप रही हैं। क्योंकि बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, लेकिन वो खेती से होकर हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही है। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, आप थोड़ा थोड़ा करके एक फटेरा दवाई बनाई गई है, एक कोराजिन दवाई बनाई गई है, ये सब थोड़ा थोड़ा करके स्प्रे के जरिए खेती में जाती है, गन्ने में जाती है, और गन्ने का फिर उसका जूस निकलता है, उसके चीनी बनती है, उसे हम ही तुम लोग खाते हैं, तो वो तो आपकी बॉडी में ही जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारे लोग अक्सर करके बताते हैं चीज़ें, लेकिन अभी हम इसको इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं आम जनता? देखिए, इसके लिए तो यही है कि इस पे तो सरकार अहम कदम ले, और जो दवाइयाँ ज़्यादा हैं इन्हें मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि प्रॉब्लम्स हर कोई जानता है कि दाल हो, चावल हो, आटा हो, हर कोई केमिकल्स है, क्योंकि किसानों की भी मजबूरी है कहीं ना कहीं कि पहले जो है साल भर में एक या दो फसल होती थी, आज चार चार फसल हो रही है, जमीन कम बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, गल्ला पूरा करना पड़ता है। तो ऐसे में ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, इसमें ऑडिटिंग सलाह ये है हमारी कि सबसे ज़्यादा तो आप व्यायाम करें, इसमें हाँ। एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, भाग दौड़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है छोटे मतलब ये बच्चों कि को व्यायाम करने का कि अगर पसीना बाहर निकलेगा तो वो गंदगी और केमिकल बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा, वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब, अब मैं, क्योंकि मुझे सूत्रों से जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि आप डॉक्टरी के प्रोफेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं सामाजिक व्यक्ति भी हैं। तो सामाजिक व्यक्ति में और खासकर आप जो है महिला जागृति संस्था से आप राष्ट्रीय सलाहकार, और ये सोशल वर्क कहाँ से मतलब के दिमाग में आया? देखिए, मैं एक नारी शक्ति समिति उत्थान समिति संस्था चलाता हूँ, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी मिसेज हैं आयशा परवीन, और मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। हमारी एक पूरी टीम है जो गरीबों के लिए काम करती है, और जिनकी बेटियां जवान हैं उनकी शादियां कराने में मदद करती है हमारी पूरी संस्था। और जो गरीब हैं, जिस पे किसी पे घर नहीं है बेचारे पे, तो उसकी हमारी संस्था मदद करती है, सब लोगों से लेके वो मदद करवाते हैं हम लोग। और हमारा संस्था चलाने का मतलब है कि गरीबी को दूर हटाना। नारी शक्ति समिति का मतलब है कि गरीबी को दूर हटाना। एक हमारी बेटी थी, वो एक्स हो गई थी अब से 4-5 साल पहले, तो जब से ही हमने सोच लिया था, मैंने कहा बस गरीबों की मदद करनी है और जनता की सेवा करनी है। यानी वो बेटी को कहीं ना कहीं अभी भी, कितने साल की थी बेटी जब? 8 साल की बेटी थी मेरी, अच्छा। तो वो एक्स हो गई थी, तो जब से ही मैंने सोचा था कि मैं जनता की सेवा करूंगा, कोई संस्था ऐसी जब बनाऊंगा। आपकी बेटी अल्लाह के पास चली गई तो आपने सारी दुनिया की बेटियों को जो है अपना परिवार बना अपना लिया। परिवार बना लिया मैंने, और बस सब बेटियों को अपनी बेटी समझ करके सबको आगे कारवा बढ़ाना शुरू कर दिया। देखिए, ये दैट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। आपको मैंने हमेशा कहा है कि मेरे इंटरव्यूज के अंदर कोई ना कोई खास पंचिंग चीज़ें ज़रूर होती हैं, और टुडे इट्स अ वेरी बिग पंचिंग, क्योंकि डॉक्टर साहब जब खुद एक बेटी की मोहब्बत से जुदा हुए तो कहीं ना कहीं फिर उन्होंने उस मोहब्बत को तलाश करने लगे अपने तमाम आवाम की बेटियों में। तो ऐसा दिल, ऐसा जज्बा बहुत कम देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, आगे क्या प्लानिंग है प्रोफेशन को भी लेके और इस संस्था को भी लेकर? देखिए, संस्था को लेकर तो मेरा ये प्लान है कि मैं संस्था को तो आगे सोचता हूँ पूरे देश के अंदर कोने कोने में पहुँचाऊँ, ताकि पहचान भी बने और गरीबों की मदद भी हो सके मुझसे, जहाँ तक मेरा अपनी सोच है। दूसरा आगे ये है कि यहाँ तक का मेरा डॉक्टरी का सफ़र था, 35 से 40 साल के बीच में उम्र है, 10-15 साल का सफ़र है आगे का, उसके बाद आराम के लिए सब चाहते हैं। और बेटा है मेरा 15-16 साल का होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे को ओन के केयर की तरफ के लेकर के जाऊँ, और उसे अच्छा MBBS कैंसर का डॉक्टर बनाऊँ, और उसे इस हसनपुर के अंदर ला करके जनता की सेवा करने का मौका दूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज के इस इंटरव्यू में हमने डॉक्टर साहब की उनकी काबिलियत के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, तो हम ये आपको बता देना चाहते थे कि महज एक एम्स या सफदरजंग के अंदर या नामी ग्रामी ही डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, एक आम लोगों की सेवा करने वाला डॉक्टर भी डॉक्टर होता है, और वो भी अपने लेवल पर किसी नामचीन डॉक्टर से कम नहीं होते। कहीं ना कहीं कोरोना के अंदर भी इन तमाम इस तरह के डॉक्टरों को योद्धाओं के नाम से बुलाया गया था। तो इस खास तमाम खबरों के साथ, इंटरव्यू के साथ मैं लेता हूँ विदा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान अमरोहा।
है।